Hello everyone, how are you all? I hope you guys are going good in your houses. My name is Aswani Verma and I'm English tutor. और मेरे पिछले वीडियो पर मेरे कई सारे प्यारे बच्चों के कमेंट्स आए थे कि सर आप क्लास 11th का कोई चैप्टर डिस्कस कब करेंगे. सो जस्ट फॉर देम, जस्ट फॉर माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं बात करने वाला हूँ क्लास 11th की जो हॉर्नबिल बुक है उसका सेकेंड चैप्टर. एंड द टाइटल ऑफ द चैप्टर इज We are not afraid to die if we can all be together. अर्थात इस चैप्टर का टाइटल देखिए, सबसे पहले चैप्टर का टाइटल डिस्कस करते हैं. We are not afraid to die if we can all be together का मतलब कहता है कि we are not afraid to die. हम मरने से भी डरेंगे नहीं. कब? If we can all be together. अगर हम लोग साथ होंगे तब. तो कोई एक बात कह रहा है, ये कहना चाहता है कि अगर हम लोग साथ है ना, टुगेदर है, तो वह मौत से भी डर नहीं लगता है. और एक्चुअली में ये स्टेटमेंट दिया गया है एक बेटे के द्वारा जो ये बात कहता है अपने फादर से. ठीक है, वो लोग किसी सिचुएशन में, किसी डेंजरस स्नेयर में फंसे होते हैं और तब जाकर के वो ये स्टेटमेंट देता है. तो कौन है वो बच्चा, कौन है उसके फादर और क्यों ये स्टेटमेंट दिया गया है, ये चीज हम देखेंगे बाद में चैप्टर में, आपको क्लियर हो जाएगा. बात करते हैं अगर राइटर्स की, तो इसके जो राइटर्स हैं कंबाइंड राइटर्स हैं. ठीक है, संयुक्त रूप से दो राइटर्स है. कौन कौन? गॉर्डन कुक एंड एलन ईस्ट. ये दोनों कौन है पहले मैं बताता हूं. गॉर्डन कुक एक पर्सन है जो इस चैप्टर के मेन कैरेक्टर भी हैं. ठीक है ना, मतलब ये स्टोरी अगर देखी जाए तो किसकी है? गॉर्डन कुक की है. तो इन्हीं की स्टोरी है और इन्होंने ही लिखी है. इसका मतलब क्या है कि ये एक ऑटोबायोग्राफी है. ऑटोबायोग्राफी का मतलब होता है आत्मकथा. क्या होता है आत्मकथा? जब आप अपनी कहानी खुद से लिखते हैं तो दैट इज ऑटोबायोग्राफी. तो गॉर्डन कुक ने अपनी कहानी खुद ही लिखी है तो ये ऑटोबायोग्राफी है. तो एक्चुअली ये कहानी इनकी है, लेकिन ये एलन ईस्ट इसमें क्या कर रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि एलन ईस्ट जो है इस कहानी को नैरेटिव टच दे रहा है. बताया इन्होंने है लेकिन उसको नैरेटिव टच, स्टोरी टच देने का काम किया है एलन ईस्ट में. तो संयुक्त रूप से ये क्या है, दो राइटर्स हैं. चलिए बात करते हैं इनकी कहानी कैसे है. एक्चुअली इनका एक सपना होता है, इनके एक आइडियल रहते हैं. ठीक है, और जिनका नाम रहता है जेम्स कुक. वो भी एक सेलर रहते हैं और ये भी एक सेलर रहते हैं. तो इनके आइडियल ने, इनके आदर्श इंसान ने एक क्या किया था, वर्ल्ड वोयाज किया था. वोयाज का मतलब होता है सी जर्नी, समुद्री यात्रा. तो उनके, इनके आइडियल जेम्स कुक ने एक वर्ल्ड वोयाज किया था. ठीक है, तो एक होता है ना कि हमारे आदर्श इंसान जो काम करना चाहते हैं हम भी चाहते हैं कि हम भी उस काम को करें. तो जेम्स कुक ने ऐसा किया था वर्ल्ड वोयाज. तो ये भी क्या डिसाइड करते हैं कि ये भी वर्ल्ड वोयाज करेंगे, मतलब पूरे विश्व भर की यात्रा करेंगे. कैसे? समुद्र के रास्ते से. ठीक है, तो ये डिसाइड करते हैं कि ये इस वर्ल्ड वोयाज को ये किसके साथ करेंगे, अपनी वाइफ के साथ और अपने बच्चों के साथ. समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? और ये निकल पड़ते हैं इस वर्ल्ड वोयाज पर. ठीक है, तो इन्होंने उसी वर्ल्ड वोयाज की स्टोरी बताई इस चैप्टर में कि जब इस वर्ल्ड वोयाज को स्टार्ट किया इन्होंने, तो वर्ल्ड वोयाज के टाइम पर क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े, क्या क्या प्रॉब्लम्स आए इनके सामने, क्या क्या डिफिकल्टीज आई. ठीक है ना, किस तरह की डेंजरस सिचुएशन से होकर के गुजरना पड़ा और उस सिचुएशन से कैसे डील किया इन्होंने, कैसे ओवरकम किया, कैसे फाइट किया, ये सारी स्टोरी ये बताएंगे इस चैप्टर में. ठीक है, तो इनकी कहानी है, मतलब ये मेन कैरेक्टर जो रहेंगे वो कौन है, गॉर्डन कुक ही है. मतलब बताने वाले, इस चैप्टर को नरेट करने वाले कौन है भाई, गॉर्डन कुक ही है. तो जहां भी आई, मी, माई, ठीक है, की बात है आप समझिए कि वो कौन है, गॉर्डन कुक है. समझ में आया आपको? चलिए आगे बढ़ते हैं, मूव करते हैं हम स्टोरी की तरफ. यहाँ पर कुछ एक्सप्रेशंस दे रखे हैं. ठीक है, कह रहा है कि आप इन एक्सप्रेशंस को पढ़िए, नोटिस किए और इनकी मीनिंग बताइए कि किस कॉन्टेक्स्ट में इनकी मीनिंग यूज की गई है. ठीक है, मैं आपको बताता हूं कि मैं जब चैप्टर पढ़ूंगा, चैप्टर डिस्कस करूंगा, तो ये सारे ही फ्रेजेस जो है चैप्टर्स में आएंगे, तो वहां पर मैं इसकी मीनिंग आपको बताऊंगा कि किस कॉन्टेक्स्ट में यूज किया जा रहा है. आप वहां से क्लियर हो जाएंगे. ठीक है, और आकर के वापस आकर के इनकी मीनिंग्स आप लिख लीजिएगा. चलिए डायरेक्ट हम चलते अपनी स्टोरी पर, वेट ना करते हुए बात करेंगे इस चैप्टर को. तो मैंने पहले ही बता दिया कि गॉर्डन कुक ने लिखा है, ये उन्हीं की कहानी है. तो ये जो कहानी बता रहे हैं कौन है, गॉर्डन कुक ही है, और यही बताएंगे कि अपनी वाइफ बच्चों के साथ निकले. चलिए स्टार्ट करते हैं. और एक और बात, अगर गॉर्डन कुक बता रहे हैं, नरेटर इस स्टोरी की मतलब नरेट कर रहे हैं, तो आई, मी, माई जहां भी आएगा आप समझ जाइएगा कौन है भाई, गॉर्डन कुक है. ठीक है, स्टार्ट करते हैं. कह रहा है इन जुलाई 1976. कह रहा है महीना कौन सा था, जुलाई का. 1976 साल कौन सा था, 1976 का था. और क्या हुआ, माई वाइफ मैरी सन जुनादन 6, डॉटर सुजैन 7
एंड आई सेट सेल फ्रॉम प्लाईमाउथ इंग्लैंड। ठीक है ना, कह रहे हैं कि जुलाई का महीना था 1976, ईयर कौन सा था 1976 का। ये कह रहा है कि मेरी वाइफ मैरी, माई वाइफ मैरी, इनका बेटा जुनादन जिसकी उम्र क्या है 6 इयर्स। तो यहां पर 6 और 7 क्या है, एज को बता रहे हैं। तो कह रहा है मेरा बेटा जुनादन 6 साल का था, जो मेरी बेटी सुजैन जिसकी उम्र क्या थी 7 साल थी, एंड आई और मैं, कह रहा है मेरी पत्नी, मेरा बेटा, मेरी बेटी और मैं सेट सेल। सेट सेल का मतलब जर्नी स्टार्ट करना। इन्होंने अपनी जर्नी स्टार्ट की कहां से, फ्रॉम प्लाईमाउथ इंग्लैंड। इंग्लैंड के प्लाईमाउथ नाम की जगह से इन्होंने अपनी जर्नी की शुरुआत की, टू डुप्लीकेट द राउंड द वर्ल्ड वोयाज। और एक्चुअली में ये क्यों इस जर्नी पर जा रहे हैं, राउंड द वर्ल्ड वोयाज, यहां से देखते हैं वर्ल्ड वोयाज। एक वर्ल्ड वोयाज हुआ था। वर्ल्ड वोयाज का मतलब मैंने अभी बताया था आपको, क्या, पूरे विश्व भर की यात्रा समुद्री रास्ते से। तो एक वर्ल्ड वोयाज हुआ था मिड 200 ईयर्स अर्लियर। कब हुआ था, 200 साल पहले। और किया किसने था, बाय कैप्टन जेम्स कुक। तो 200 साल पहले, कब से 200 साल पहले भाई, 1976 में इन्होंने अपनी यात्रा की शुरुआत की। इससे 200 साल पहले मतलब कब, 1776 में ये वर्ल्ड वोयाज हुआ था। किसने किया था, कैप्टन जेम्स कुक ने। तो कैप्टन जेम्स कुक ने 200 साल पहले एक वर्ल्ड वोयाज किया था। उसी वर्ल्ड वोयाज को क्या करने के लिए, डुप्लीकेट करने के लिए, मतलब उसी वर्ल्ड वोयाज को दोहराने के लिए। मैंने अभी बताया था स्टार्टिंग में आपको ना कि कैप्टन जेम्स कुक इनके आइडियल थे। तो जैसा उन्होंने किया था, नरेटर हमारे गॉर्डन कुक भी ऐसा करना चाहते थे। तो उन्होंने क्या किया, अपनी वाइफ को लिया, अपने बच्चों को लिया, और वो प्लाईमाउथ इंग्लैंड से उस वर्ल्ड वोयाज पर निकल पड़े। अरे ऐसा ही तो होता है ना, हमारे जो आइडियल्स होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं, अब भाई मान लो कोई क्रिकेट खेल रहा, क्रिकेटर है, अब उसके आइडियल अगर कौन है भाई, महेंद्र सिंह धोनी है। तो महेंद्र सिंह धोनी ने क्या किए हैं भाई, क्या क्या अचीव किया अपनी लाइफ में, बहुत सारे आईसीसी के ट्रॉफीज उन्होंने अचीव किए हैं, कई सारे आईसीसी के टाइटल्स जीते हैं भाई, 5 बार आईपीएल की ट्रॉफी इन्होंने जीती है, और भी बहुत सारे अचीवमेंट्स हैं उनके। ठीक है ना, बहुत बड़ी सक्सेस की बात होती है जब हम धोनी की बात करते हैं। तो जो क्रिकेट खेलता है वो भी चाहेगा कि धोनी की तरफ बनना, तो क्या करेगा, वो भी ऐसा ही करना चाहेगा कि वो भी ट्रॉफीज जीते, वो भी बड़ी बड़ी आईपीएल ट्रॉफीज जीते। तो वही बात है कि भाई इनके जो आइडल थे, जेम्स कुक जैसा उन्होंने किया था, इनको भी ऐसा करना था। तो ये 1976 में स्टार्ट कर देते हैं अपने वर्ल्ड वोयाज को अपने फैमिली के साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं, आगे बात करते हैं। कह रहा फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम। अब यहां पर देखिए क्या बताएंगे कि ये वर्ल्ड वोयाज पर निकल तो गया 1976 में, लेकिन ये अचानक नहीं निकले हैं। ऐसा नहीं था कि बिल्कुल इरादा बना और निकल गए ना। इस वर्ल्ड वोयाज की प्लानिंग पिछले बहुत सालों से कर रहे थे। अरे पूरे वर्ल्ड वोयाज पर जा रहे हैं भाई, ऐसे बिना स्ट्रैटेजी के, बिना प्लानिंग के, बिना प्रिपरेशंस के थोड़े निकल जाएंगे। तो इन सब चीजों की प्रिपरेशंस बहुत साल से कर रहे हैं, उसी को बताना चाहते हैं। कह रहे हैं कि फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम, पिछले काफी टाइम से, मैरी एंड आई, मैरी और मैं, और आई यहां पर अपने आप को क्या बता रहे हैं, 37 ईयर ओल्ड बिजनेसमैन। तो देखो अभी तक तो इनकी कोई आइडेंटिटी थी नहीं, ये तो वहां पर मैंने आपको बताया ना कि गॉर्डन कुक जो राइटर है उन्हीं की कहानी है। ठीक है, वही नरेट कर रहे हैं। तो यहां पर अपनी आइडेंटिटी बता रहे हैं कि मैं जो कि कौन हूं, एक 37 ईयर ओल्ड बिजनेसमैन। मतलब ये है कौन, ये गॉर्डन कुक ही है भाई, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। तो कह रहे हैं कि पिछले काफी टाइम से मेरी वाइफ और मैं हैड ड्रीम्ड ऑफ सेलिंग। ड्रीम का मतलब सपना देखना। कह रहे पिछले काफी टाइम से हम सपना देख रहे थे इस यात्रा का। किसके लिए, इन द वेक ऑफ द फेमस एक्सप्लोरर। एक्सप्लोरर का मतलब होता है खोजी। तो यहां पर ये जिस एक्सप्लोरर की बात कर रहे हैं, जिस फेमस एक्सप्लोरर की, वो कौन है, अरे जेम्स कुक भाई, बिल्कुल वही है। तो कह रहे हैं कि इन फेमस एक्सप्लोरर की खातिर, मतलब जेम्स कुक की खातिर, इस यात्रा को करने का सपना हम पिछले कई सालों से देख रहे थे। ठीक है ना, एंड फॉर द पास्ट 16 ईयर्स, और पिछले 16 सालों से वी हैड स्पेंट ऑल अवर लीजर टाइम। लीजर का मतलब होता है फ्री। तो कह रहा है कि हमने बहुत सालों से यह सपना पाल रखा था, और पिछले 16 सालों से जो भी मेरे पास फ्री टाइम होता था, उस फ्री टाइम को कहां स्पेंड करता था मैं, किस काम में लगाता था अपने फ्री टाइम को, होनिंग आवर सीफरिंग स्किल्स। होनिंग का मतलब होता है इंप्रूविंग। क्या होता है बेटा, इंप्रूविंग। और सीफरिंग स्किल्स का मतलब होता है समुद्री कौशल। समुद्री कौशल अर्थात कि आप समुद्र में यात्रा करने के लिए कितने एलिजिबल है, मतलब कितना नॉलेज है आपको, कितना टैलेंट है आपके अंदर, तो उसी को कहते हैं सीफरिंग स्किल। तो कह रहे कि पिछले 16 सालों से जो भी हमारे पास फ्री टाइम मिलता था,
हम अपने उस फ्री टाइम को क्या करते थे, अपने समुद्री कौशल को इंप्रूव करते थे। अरे भाई वर्ल्ड वॉयाज पर जाना है तो स्किल पूरी एकदम स्ट्रांग स्किल होनी चाहिए ना, एकदम भाई पूरा परफेक्ट स्किल होना चाहिए। तो और वो कैसे आएगा, प्रैक्टिस से आएगा। तो वही कह रहे हैं पिछले 16 सालों से प्रैक्टिस कर रहे थे, जब भी इनको खाली टाइम मिलता था, जब भी अपने काम से थोड़ा वक्त मिलता था, निकल पड़ते थे। कहां पर, और कहां पर ये इंप्रूव किया था इन्होंने अपनी स्विमिंग स्किल्स को, अरे पानी में ही जाकर के तो करेंगे। और कहां पानी, ब्रिटिश वाटर्स। ब्रिटिश वाटर का मतलब ब्रिटेन में जो भी वाटर बॉडीज थी, ठीक है ना, चाहे वो नदी हो, चाहे वो समुद्र हो, लेक हो, जो हो, मतलब वहां पर वो निकल जाते थे और बेहतर बनते थे, इस अपने स्किल को इंप्रूव करते थे। भाई समुद्री यात्रा पर निकलना है, वर्ल्ड वॉयाज पर निकलना है, तो मतलब जितनी ज्यादा प्रैक्टिस हो जाए, जितना ज्यादा नॉलेज मिल पाए, वो गेन करते थे। पिछले 16 साल से यही चल रहा था इनकी लाइफ में, मतलब यात्रा पर निकलने से पहले। चलिए आगे बात करते हैं बेटा। अब ये क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं आवर बोट वेब वॉकर। अब देखिए ये बताएंगे कि ये जो वर्ल्ड वॉयाज पर निकले थे, तो ऑब्वियस सी बात है बोट के थ्रू जाएंगे ना, बोट से जाएंगे, तो इनकी बोट का नाम क्या है, वो कैसी है, कैसे बनी, ये सब बताएंगे। कह रहे हैं आवर बोट वेब वॉकर। कह रहे हमारी बोट जो थी, पहले तो उसका नाम बता रहे कि इनकी बोट का नाम क्या था, वेब वॉकर, याद रखिएगा, भूलिएगा मत। कह रहा हमारी बोट जिसका नाम था वेब वॉकर 23 मीटर, इसके लेंथ की बात कर रहे हैं कि वो बोट की लंबाई कितनी थी, 23 मीटर की लंबाई थी। 30 टन, ये वेट की बात हो रही है कि उसका वेट क्या था बोट का, 30 टन का था। वुडन हल्ड ब्यूटी, और बता रहे हैं वुडन का मतलब लकड़ी की। तो कह रहे कि हमारा बोट जिसका नाम था वेब वॉकर, वो 23 मीटर लंबी, 30 टन भारी भरकम क्या थी, वुडन हल ब्यूटी, मतलब लकड़ी की बनी हुई एक बहुत ही खूबसूरत सी नाव थी उनकी। अपने बोट की तारीफ कर रहे कि मेरी नाव बहुत खूबसूरत थी भाई, लकड़ी की बनी थी, 23 मीटर लंबी थी, 30 टन का उसका वेट था, लेकिन था बहुत खूबसूरत। हैड बीन प्रोफेशनली बिल्ट, और बता रहे हैं कि मेरी बोट जो थी ना प्रोफेशनली बिल्ट थी, का अर्थात प्रोफेशनल्स ने बनाया था। प्रोफेशनल का मतलब कौन होता है, जो अपने काम में बहुत परफेक्ट हो, मतलब कोई नौसिखिया ना हो, कोई कम जानकार ना हो, जो जिसको बहुत ज्यादा जानकारी, उसे कहते हैं प्रोफेशनल। तो कह रहे कि मेरी नाव को प्रोफेशनल भाई लोगों ने बनाया था, ठीक है ना। अरे उससे वर्ल्ड वॉयाज पर निकलना है भाई, तो एरा गैरा ना तो खैरा कोई भी टॉम डिक एंड हैरी आकर के थोड़ी बना के चला जाएगा भाई, बहुत नॉलेजेबल आदमी उसको बनाएगा ना, जिसके पास एक्सपीरियंस हो बोट बनाने का। तो वही कह रहे हैं कि मेरी नाव को बहुत प्रोफेशनल इंसान ने बनाया था, प्रोफेशनली बिल्ड था, एंड वी हैड स्पेंट मंथ्स फिटिंग आउट इट आउट। और कह रहे हैं कि यात्रा पर निकलने से पहले कई महीने तक हमने अपनी नाव को क्या किया, फिटिंग इट आउट का मतलब पहले अपनी नाव को फिट किया। फिट करने का मतलब क्या है, फिट करने का मतलब है कि सारे अरेंजमेंट्स करना, सारे तैयारियां करना। नाव जब निकलेगी समुद्री यात्रा के लिए, वर्ल्ड वॉयाज के लिए, तो उस पर क्या चाहिए की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, हर चीज मजबूत है कि नहीं है, स्ट्रांग है कि नहीं है, ठीक है ना, वो भाई वेव्स जो ऊंची ऊंची लहरें आएंगी समुद्र को झेल सकती है कि नहीं झेल सकती, ये सब सारे अरेंजमेंट्स करने की बात कर रहे हैं। तो कह रहे हैं कि भाई निकलने से पहले कई महीनों तक हमने उसको, अपनी बोट वेब वॉकर को फिट किया अच्छे से, ठीक है, एंड टेस्टिंग इट इन द रफेस्ट वेदर वी कुड फाइंड। और रफेस्ट का मतलब खराब से खराब मौसम। और कह रहे हैं कि जितना खराब मौसम मिलता था हमें, ठीक है ना, उस खराब मौसम में अपने बोट को क्या करते थे, हम टेस्ट करते थे। भाई किसी भी चीज को आपको काम में लाना हो तो पहले आप उस चीज को टेस्ट कर लेते हैं ना, कि उस काम में आने लायक है भी वो की नहीं है। तो अपनी वर्ल्ड वॉयाज पर निकलने से पहले कई महीनों तक तो इन्होंने इसको फिट किया, और निकलने से पहले रफेस्ट वेदर में, मतलब जब खराब मौसम होता था, तो खराब मौसम जब भी होता था ना, तो अपनी बोट को लेकर के निकल पड़ते थे किसी भी वाटर बॉडी में, ये देखने के लिए कि इनकी बोट जो है सरवाइव कर पा रही कि नहीं कर पा रही। और रफेस्ट वेदर, भाई नॉर्मल वेदर में तो कोई भी बोट सरवाइव कर पाएगी, लेकिन इनको वर्ल्ड वॉयाज पर निकलना है, कई अलग अलग देशों से होकर गुजरेंगे, कई ऐसी ऐसी जगहों से गुजरेंगे जहां पर बहुत ऊंची ऊंची लहरें उठती हो, तो उन ऊंची लहरों के बीच उनकी बोट सरवाइव कर भी पाएगी कि नहीं कर पाएगी, भाई सही तरीके से आगे बढ़ पाएगी नहीं बढ़ पाएगी, ये उनको जाना जरूरी है ना। तो वही कह रहे हैं कि कई महीनों तक अपने बोट के उन्होंने टेस्ट वगैरह कर लिया था पहले, कि हाँ हमारी बोट अच्छे से भाई चलने के लायक है या नहीं है, ठीक है। चलिए अब यहां पर देखते हैं द फर्स्ट लेग। अब यात्रा की शुरुआत तो हो ही चुकी है, अब कह रहा है द फर्स्ट लेग ऑफ आवर प्लान्ड 3 ईयर। अब कह रहे हैं कि इनका जो जर्नी था, जो वर्ल्ड वॉयाज करना था इनको, वो कितने टाइम तक में करना था, कितने टाइम तक में पूरा होने वाला था, 3 साल लगने वाले थे इनको। इनको पता था कि 1976 में अगर स्टार्ट कर रहे हैं तो 1979 तक जाके हमारा वर्ल्ड वॉयाज पूरा होगा। तो ये कह रहे हैं कि द फर्स्ट लेग ऑफ प्लान 3 ईयर
1,05,000 किलोमीटर। और एक्चुअली में पूरा का पूरा डिस्टेंस कितना कवर करना था, 1,05,000 किलोमीटर। तो ये वर्ल्ड वॉयाज जो था इसमें लगने थे 3 साल और पूरा डिस्टेंस कवर करना था 1,05,000 किलोमीटर। तो वही इनकी जो प्लान्ड जर्नी थी 1,05,000 किलोमीटर की 3 साल की, उसका जो फर्स्ट लेग है, उसका पहला कदम, अर्थात उसकी जो शुरुआत है, जर्नी पास प्लेजेंटली। तो शुरुआत की जर्नी जो है पास प्लेजेंटली का मतलब बहुत अच्छे से गुजरी, बहुत अच्छे से सब हो गया, कोई दिक्कत नहीं हुआ स्टार्टिंग में। एज वी सेल्ड डाउन द वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका टू केप टाउन। और स्टार्टिंग में जब ये निकले प्लाईमाउथ इंग्लैंड से, तो सबसे पहले कहां पहुंचे, वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका। ये अफ्रीका पहुंच गए और अफ्रीका में कहां पहुंच गए, केप टाउन पहुंच गए। ठीक है, तो प्लाईमाउथ इंग्लैंड से स्टार्ट किए और ये चलते 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 चले। ठीक है, पहला जो कदम था इनकी जर्नी का, ये पहले कदम में कहां पहुंच गए भाई, केप टाउन पहुंच गए। देयर, वहां पर, बिफोर हेडिंग ईस्ट। अब वहां पर हेडिंग का मतलब होता है आगे बढ़ना। क्या होता है बेटा, आगे बढ़ना। हेडिंग का मतलब प्रोसीडिंग। तो वही कह रहे हैं कि वहां पर आगे बढ़ने से पहले, बिफोर हेडिंग ईस्ट। और एक्चुअली में केप टाउन जब ये पहुंचे तो केप टाउन के बाद किस डायरेक्शन में जाना था इनको, ईस्ट डायरेक्शन में जाना था, पूर्व के दिशा में जाना था। तो ईस्ट के डायरेक्शन में आगे बढ़ने से पहले इन्होंने क्या किया, वी टुक ऑन टू क्रूमैन। टुक ऑन का मतलब होता है हायर। टुक ऑन का मतलब हायर, अर्थात नौकरी पर रख लेना। और किसको, क्रूमैन को। क्रूमैन का मतलब कह सकते हो हेल्पर्स कह सकते हो, जो हेल्प करेंगे बोट पर। तो केप टाउन जब पहुंचे, केप टाउन से, भाई केप टाउन में रुक तो जाएंगे नहीं भाई, पूरा वर्ल्ड वॉयाज करना, आगे भी बढ़ेंगे केप टाउन से। तो केप टाउन से आगे बढ़ने से पहले इन्होंने क्या किया, 2 क्रूमैन, 2 हेल्पर्स को नौकरी पर रख लिया। ठीक है ना, मतलब अभी तक तो केवल 4 ही लोग निकले थे ना। कौन कौन 4 लोग, नरेटर जो थे गॉर्डन कुक, उनकी वाइफ मैरी, और उनके बेटे और बेटी जुनादन और सुजैन, बस इतने लोग थे। लेकिन वहां पर आगे बढ़ने से पहले 2 लोगों को और अपनी बोट पर शामिल कर लिया। ठीक है, और ये 2 लोग कौन थे, अमेरिकन लैरी विजिल। उन 2 लोग में एक तो था अमेरिका का रहने वाला, जिसका नाम था क्या, लैरी विजिल, एंड स्विस हर्ब सिजलर। और दूसरा कौन था, स्विस। स्विस अर्थात वो इंसान जो कहां पर रहता है, स्विट्जरलैंड का रहने वाला हो। जैसे इंडिया में रहने वाले को इंडियन कहते हैं, अमेरिका में रहने वाले को अमेरिकन कहते हैं, उसी तरह स्विट्जरलैंड में रहने वाले लोगों को क्या कहते हैं, स्विस कहते हैं। तो केप टाउन के बाद आगे बढ़ने से पहले इन्होंने 2 क्रूमैन हायर किए, जो क्रूमैन कौन थे, एक अमेरिकन था लैरी विजन जिसका नाम था, एक स्विट्जरलैंड का रहने वाला था हर्ब सिजलर। और क्यों इनको नौकरी पर रखा भाई, अब तक अगर 4 ही लोग निकले थे तो अब आगे क्यों 2 लोग को लेकर के चलना, उसका कुछ रीजन होगा ना, क्यों इन 2 लोग को शामिल कर लिया भाई आगे बढ़ने से पहले, उसका कारण था टू हेल्प अस। इनको शामिल किया ताकि वो क्या करेंगे, हेल्प अस टैकल वन ऑफ द वर्ल्ड्स रफेस्ट सी। इसलिए उनको शामिल किया कि वो हेल्प करेंगे टैकल करने में। टैकल करने का मतलब निपटने में। और किस चीज से निपटने में, वन ऑफ द वर्ल्ड्स रफेस्ट सी, वर्ल्ड की सबसे रफ सी। रफ का मतलब यहां पर कह सकते हो रफेस्ट सी क्यों बोला जा रहा है, वो ऐसा सी होगा, ऐसा समुद्र होगा जिसमें मौसम हमेशा खतरनाक होता हो, जिसमें आंधी तूफान ज्यादा आते हो, जिसमें लहरें ऊंची ऊंची उठती हो। और ऐसे सिचुएशन में कोई बहुत एक्सपीरियंस पर्सन चाहिए होगा ना, कोई ऐसा पर्सन चाहिए होगा ना जो हमेशा वहां पर आता जाता हो, तो उसको पता होगा कि उस सिचुएशन में क्या करना है, बोट को किस स्पीड से लेकर के चलना है, किस डायरेक्शन में कैसे क्या करना है। ठीक है, तो इन्हीं सब चीजों में हेल्प करने के लिए, इनकी इन चीजों से निपटने के लिए उन्होंने 2 क्रूमैन हायर किए, ताकि वो वर्ल्ड की रफेस्ट सी में आराम से पास कर जाए। और वो वर्ल्ड की रफेस्ट सी है कौन सी, द साउदर्न इंडियन ओशियन। इस वर्ल्ड रफेस्ट सी किसको बोला गया है, साउदर्न इंडियन ओशियन को बोला गया है। तो बस साउदर्न इंडियन ओशियन में जब ये पहुंचे तो इन आसानी से अपने रास्ते को पार कर ले जाए, उस डेंजरस सिचुएशन से डील कर ले जाए। एंड दैट इज वाई लैरी विजिल और हर्ब सिजलर को इन्होंने हायर कर लिया। नाम याद रखना, भूलना नहीं आप, ठीक है, याद रखोगे तो आपको क्वेश्चन पूछेगा इस पर। चलिए बात करते हैं आगे। अब कह रहा है ऑन आवर सेकेंड डे आउट ऑफ केप टाउन। अब कह रहा है ऑन आवर सेकेंड डे आउट ऑफ केप टाउन। अब ये केप टाउन से आगे निकल चुके हैं ना, आपको याद है ना। तो कह रहा है कि जब हम केप टाउन से आगे निकले उसके दूसरे दिन, ऑन आवर सेकेंड डे, केप टाउन से निकला, भले एक दिन निकले, एक दिन बीता फिर अगला दिन आ गया, तो केप टाउन से निकले हुए जब 2 दिन हो गए, उसके दूसरे दिन we began to encounter strong gales। गल्स का मतलब कह सकते हो क्या होता है, समुद्री हवाएं।
ठीक है ना। और इनकाउंटर का मतलब होता है सामना होना। इनकाउंटर एक तो वो होता है जो गोली मार दी जाती है, भाई पुलिस क्या करती है, क्रिमिनल्स का इनकाउंटर करती है ना, तो यहाँ पर उस इनकाउंटर से मतलब नहीं है, इस यहाँ इनकाउंटर का मतलब है सामना होना, ठीक है, मुलाकात होना। तो वही कह रहे हैं कि जब हम केप टाउन से आगे निकले उसके दूसरे दिन ही क्या होने लगा, वी बिगेन टू इनकाउंटर स्ट्रॉन्ग गिल्स। अब इनका सामना इनकाउंटर किस चीज से होने लगा, बहुत स्ट्रॉन्ग गिल्स से, मतलब समुद्री हवाएं तेज तेज चलने लगी, ठीक है ना, तूफान उफान आंधी वादी टाइप का आने लगा समुद्र में, ये स्टार्ट हो गया। फॉर द नेक्स्ट फ्यू वीक्स दे ब्लू कंटिन्यूअसली। और करें ये जो स्ट्रॉन्ग गेल्स थी ना, फॉर नेक्स्ट फ्यू वीक्स दे ब्लू कंटिन्यूअसली। अगले कुछ हफ्तों तक ये हवाएं, ये गेल्स लगातार क्या करती रही, ब्लू ब्लू का मतलब अर्थात बहती रही, मतलब लगातार कोई कई हफ्तों तक ये हवाएं एकदम चल रही हैं, वैसे ही रुकने का नाम नहीं ले रही हैं, ऐसी सिचुएशन में है ये। अब देखो, गर्ल्स डिड नॉट वरी मी। और कह रहे हैं कि ठीक है, ये जो समुद्री हवाएं थी, ये जो गर्ल्स थी ना, डिड नॉट वरी मी, कह रहे हैं कि इससे मुझे तकलीफ नहीं था, गर्ल्स से कोई नुकसान नहीं था मुझे, गर्ल्स से मुझे कोई खतरा था ही नहीं। एक्चुअली में खतरा था किस चीज का, बट द साइज ऑफ द वेव्स वाज अलार्मिंग। वेव्स का मतलब क्या होता है, लहरें, और अलार्मिंग का मतलब होता है बहुत भयानक, कह सकते हो कोई चीज बहुत भयानक दिखे, बहुत डरावनी दिखे, दैट इज अलार्मिंग। तो कह रहे कि गैस जो चल रही थी, हवाएं जो चल रही थी, उनसे मुझे खासी दिक्कत नहीं थी, लेकिन ये जो वेव्स उठ रही थी, लहरें उठ रही थी समुद्र में ना, अरे भाई तेज हवा चलेगी तो तेज लहरें भी तो उठेंगी ना, तो वो जो लहरें बड़ी बड़ी उठ रही थी वो बहुत भयानक थी, वो बहुत खतरनाक थी, ठीक है ना, अप टू 15 मीटर्स। और बता रहे हैं कि जो लहरें उठ रही थी उनका साइज क्या था, 15-15 मीटर की लहरें ऊंची उठ रही थी, एज हाई एज अवर मेन मस्ट। और कह रहे हैं लहरें कितनी ऊंची थी, एज हाई एज अवर मेन मस्ट। कह रहे हमारा मेन मस्ट जो होता है ना, उस मेन मस्ट की हाइट तक वो ऊंची ऊंची लहरें जा रही थी। तो मस्ट क्या होता है मैं आपको बता दूं, मान लीजिए ये क्या होता है, ये आपका बोट है, आपने देखा होगा कि एक बड़ा सा पोल होता है, पोल बोट के बीचों बीच उससे एक कपड़ा ऐसे बंधा होता है, ठीक है ना, तो इस कपड़े को बोलते हैं भाई सेल बोलते हैं, ठीक है ना। और ये जो पोल होता है, ये जो खंबा होता है जिस पर बड़ा होता है, उसी को क्या बोलते हैं, मस्ट बोलते हैं। तो सोचो, ये रहा पानी और ये रही नाव, ये रहा मस्ट, इतना ऊंचा है कि नहीं बोट के ऊपर, और लहरें जो है पानी की लहरें इतनी ऊंची ऊंची उठ रही है, मेन मस्ट तक चली जा रही है। सोचो कितना खतरनाक नजारा होगा वो उस समुद्र का उस समय जब ये आगे बढ़ रहे थे, लहरें जब उठ रही थी। चलिए आगे देखते हैं क्या होता है भाई। अब कह रहा है दिसंबर 25 फाउंड अस 3500 किलोमीटर्स ईस्ट ऑफ केप टाउन। अब ये चलते चले गए। अब ये देखिए स्टार्ट कब हुआ था, जुलाई में, तो ऑलमोस्ट कितने महीने बीत चुके हैं इनकी जर्नी को, लगभग 4 से 5 महीने अब तक गुजर चुके हैं। टाइम कौन सा आ गया है, मंथ कौन सा आ गया है, दिसंबर का। कह रहा है दिसंबर 25, कह रहा है 25 दिसंबर को फाउंड अस 3500 किलोमीटर ईस्ट ऑफ केप टाउन। तो 25 दिसंबर आते आते ये केप टाउन से कितना आगे निकल चुके थे, 3500 किलोमीटर आगे निकल चुके थे, ठीक है, केप टाउन से 3500 किलोमीटर आगे निकल चुके थे 25 दिसंबर तक। और देखिए दिसंबर 25 क्या होता है, क्रिसमस डे होता है, याद है ना आपको। चलिए, और कह रहा है डिस्पाइट एट्रोसियस वेदर। एट्रोसियस का मतलब होता है यहां पर कह सकते हो वेरी बैड। और कह रहा है कि भाई ठीक है 25 दिसंबर आते आते हम निकल चुके थे 3500 किलोमीटर आगे केप टाउन से। और कह रहे हैं डिस्पाइट एट्रोसियस वेदर, कह रहे हैं बहुत खराब मौसम के बावजूद, डिसाइड का मतलब होता है के बावजूद, कह रहे हैं बहुत खराब मौसम के बावजूद वी हैड अ वंडरफुल हॉलीडे कंप्लीट विद अ क्रिसमस ट्री। कह रहे हैं ठीक है मौसम बहुत खराब था, लेकिन उसी खराब मौसम में ही हमने काफी अच्छा हॉलीडे सेलिब्रेट किया। अरे हॉलीडे किसे बोल रहा है, अरे क्रिसमस डे के दिन को ही तो बोल रहा है ना। 25 दिसंबर को क्या होता है, क्रिसमस होता है, क्रिसमस डे। और एक्चुअली मैं आपको बता दूं क्रिसमस डे किस कम्युनिटी का, किस रिलीजन का फेस्टिवल होता है, क्रिश्चियंस का। और फॉरेन में रहने वाले, ब्रिटेन में रहने वाले मोस्ट ऑफ द लोग कौन सा रिलीजन प्रैक्टिस करते हैं भाई, क्रिश्चियनिटी को प्रैक्टिस करते हैं, तो वो क्रिश्चियंस ही होते हैं। तो माना जा सकता है कि गॉर्डन कुक जो नरेटर है, जो राइटर इस चैप्टर के, वो भी क्रिश्चियन हो। तो ये बता रहा है कि 25 दिसंबर था, क्रिसमस डे था, तो भले ही खराब मौसम है, ऊंची लहरें उठ रही हैं, स्ट्रॉन्ग गेल्स से सामना हो रहा है, लेकिन अच्छा खासा अपना हॉलीडे इन्होंने एंजॉय किया, सेलिब्रेट किया। अब क्या होता है,
और क्या बिल्कुल क्रिसमस ट्री के साथ भाई अपना सब जो भी ओकेजन जैसे सेलिब्रेट करते हैं किया इन्होंने। न्यू ईयर्स डे सॉ नो इम्प्रूवमेंट। अब 25 दिसंबर के दिन हुआ, अब धीरे धीरे चलते 26, 27, 28, 29, 30, 31 बीता, अब आ गया न्यू ईयर्स डे, मतलब 1 जनवरी की बात कर रहे हैं। तो कह रहा है कि न्यू ईयर्स डे सॉ नो इम्प्रूवमेंट इन द वेदर, और कह रहा है कि ये वेदर जो है, ये जो खराब मौसम है, मतलब ऊंची लहरें स्ट्रॉन्गल से अभी भी लगातार चल रही हैं भाई। 1 दिसंबर मतलब न्यू ईयर्स इवनिंग तक भी वेदर में कोई भी इंप्रूवमेंट नहीं दिखा। बट वी रीजन दैट इट हैड टू चेंज सून। रीजन का मतलब होता है तर्क करना। तर्क करने का मतलब अपना लॉजिक देना होता है ना, किसी चीज पर हम लॉजिक अपना देते हैं। जैसे मान लो आसमान में बादल आ गए, ठीक है, ब्लैक क्लाउड्स हमें दिखाई दे रहा है, तो हम अपना राय लगाते हैं यार बारिश होगी बहुत तेज। कोई कहता है मुझे पता है बारिश नहीं होगी, कोई कहता है होगी लेकिन धीरे होगी। हर किसी का अपना ओपिनियन होता है, हर किसी का अपना एक तर्क होता है, लॉजिक होता है, उसी को कहता है रीजन। तो इन्होंने भी जब देखा कि मौसम बहुत खराब चल रहा है, तो वी रीजन कह रहे कि हमने तर्क लगाया, हमने अपनी लॉजिक लगाई, अपना ओपिनियन फॉर्म किया, क्या दैट इट हैड टू चेंज सून। इन्होंने सोचा कि ठीक है मौसम बहुत जल्दी चेंज हो जाएगा। इन्होंने अनुमान लगाया कि चलो ठीक है अब तक तो मौसम खराब मिल रहा है, लेकिन मौसम हो सकता है बहुत जल्दी चेंज होगा। एंड इट डिड चेंज, और कह रहा है चेंज हुआ, जैसा इन्होंने सोचा था वैसा हुआ भी। इट डिड चेंज फॉर द वर्स, लेकिन एक्चुअली में कैसा चेंज हुआ? वर्स, वर्स का मतलब होता है खराब। कह रहा मौसम चेंज तो हुआ लेकिन और खराब हो गया। और इन्होंने अनुमान लगाया था, इंसान तर्क करता है, ओपिनियन फॉर्म करता है तो पॉजिटिव अप्रोच रखता है ना। तो इन्होंने सोचा था कि मौसम चेंज होगा, और इन्होंने सोचा था क्या पॉजिटिव चेंज आएंगे, मौसम अच्छा हो जाएगा। लेकिन कह रहा है कि चेंज आया लेकिन निगेटिव चेंज आया, मतलब पहले से और ज्यादा खराब हो गया मौसम 1 जनवरी आते आते। ठीक है, ऐसा हो गया। चलिए आगे देखते हैं। अब क्या कह रहा है? कह रहा है एट डॉन ऑन January 2। अब चलते 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 टाइम कौन सा आ गया है? January 2। और डॉन का मतलब क्या होता है? भोर का समय। डॉन का मतलब ये रहा आपका डॉन। चलिए यहां से देखते हैं, आ जाओ भैया, ये कहां कहां चला जाता है कभी कभी। कह रहा है एट डॉन ऑन January 2। डॉन का मतलब होता है भोर, ठीक है, मॉर्निंग का टाइम। तो कह रहा है कि अब 2 जनवरी के भोर तक सुबह सुबह द वेव्स वर जिजैंटिक। वेव्स का मतलब लहरें आपको पता है, और जिजैंटिक का मतलब होता है वेरी बिग, अर्थात ह्यूज कह सकते हैं, बहुत बड़ा। तो कह रहा है कि भाई मौसम खराब हो गया, और ज्यादा खराब हो गया, और 2 जनवरी आते आते जो वेव्स थी ना वो जिजैंटिक हो गए, मतलब बहुत ऊंची ऊंची उठने लगी। अब तक 15 मीटर्स के वेव इनको मिल रहे थे, हो सकता है 15 मीटर से भी ऊंची लहरें उठने लग गई हो अब समुद्र में। We were sailing with only a small storm jib and was still making 8 knots। ठीक है, यहां पर मैं कुछ चीज आपको बताता हूं। सबसे पहले बात करते हैं सेलिंग। सेलिंग का मतलब वो यात्रा करना। स्मॉल स्टॉर्म जिप, यहां पर एक टर्म आया है स्टॉर्म जिप। तो ये क्या होता है स्टॉर्म जिप? स्टॉर्म जिप काइंड ऑफ अ क्लॉथ होता है, ठीक है। जैसे इस जो बोट की स्पीड होती है ना, जैसे आपने देखा होगा ना कि जैसे मैंने आपको बताया था कि ये बोट है और ये मस्ट होता है, इस पर एक कपड़ा बंधा होता है, तो उसे इसको मेन सेल कहते हैं इस कपड़े को। इस मेन सेल के साइड से छोटी साइज में भी आता है एक क्या स्टॉर्म जिप होता है। ये स्टॉर्म जिप का यूज किस लिए करते हैं भाई? वे ये बोट की स्पीड को कंट्रोल करने के लिए। जब जब मौसम खराब हो जाता है, हवाएं तो जाती है, लहरें बहुत ऊंची ऊंची उठने लगती हैं, तो क्या आप उसमें तेज स्पीड से जाएंगे? नहीं, तो आपको स्पीड को स्लो करना होगा। तो और भाई बोट को बैलेंस करना होगा कि वो डूब न जाए, पलट न जाए। तो ये सब बैलेंस करने का काम, इस स्पीड को मैनेज करने का काम कौन करता है, कौन हेल्प करता है उसमें? स्टॉर्म जिप, उसी को कहते हैं स्टॉर्म जिप। तो वही कह रहे हैं कि वी वर सेलिंग ओनली विथ अ स्टॉर्म, स्मॉल स्टॉर्म जिप। कह रहे हैं कि हम सेलिंग कर रहे थे, जो यात्रा कर रहे थे, हमारे पास एक छोटा सा क्या था स्टॉर्म जिप था, एंड वर स्टिल मेकिंग 8 नॉट। और हम अभी भी किस स्पीड से चल रहे थे? 8 नॉट। तो मैं आपको बताता हूं ये नॉट क्या होता है। नॉट यहां पर रिप्रेजेंट करता है किस चीज को? नॉटिकल माइल को। नॉटिकल माइल, ये नॉटिकल माइल क्या है? यूनिट ऑफ डिस्टेंस है, यूनिट ऑफ मेजरिंग डिस्टेंस। कहने का मतलब जब हम जमीन पर डिस्टेंस को कवर करते हैं, तो हम इंडिया में देखो किलोमीटर्स में मेजर करते हैं, लेकिन फॉरेन में ये माइल में, MILE, माइल, मील में वो कवर करते हैं। और पानी के अंदर जो आपकी स्पीड होती है उसको मील में तब आप नहीं कैलकुलेट करेंगे, उसको नॉटिकल माइल में करते हैं। तो यही है 8 नॉट का मतलब 8 नॉटिकल माइल।
और 1 नॉटिकल माइल, मैं आपको बता दूं ये रहा 1, ये रहा नॉटिकल, ये माइल, इज इक्वल टू 1.85 किलोमीटर्स। तो मतलब अगर आपने पानी में 1 नॉटिकल माइल का डिस्टेंस कवर किया तो आपने मतलब जमीन के तुलना अगर आप करेंगे, जमीन से नापेंगे वो, तो वो कितना डिस्टेंस हो जाएगा 1.85। तो वही करा कि भाई हम एक छोटे से स्टॉर्म जिप के साथ सफर कर रहे थे और हमारी स्पीड उस समय बोट की स्पीड क्या थी 8 नॉटिकल माइल्स की पर आवर की स्पीड। 8 नॉट्स का मतलब यहाँ पर क्या बता रहा है 8 नॉटिकल माइल पर आवर, मतलब एक घंटे में जो बोट की उस समय स्पीड थी एक घंटे में कितना जा सकती थी 8 नॉटिकल माइल। ठीक है, समझ गए होंगे आप। और 1 नॉटिकल माइल इज इक्वल टू 1.85 किलोमीटर्स। क्लियर हो गया होगा अब तक आपको। चलिए आगे देखते हैं। अब कह रहा है as the ship rose to the top of each wave, कह रहा है as the ship rose to the top of each wave, rose का मतलब होता है ऊपर उठना, rise। वो कह रहा है कि जो शिप थी ना rose to the top of the each wave, और कह रहा है हर वेव के साथ शिप भी क्या हो रहा था रोज अर्थात ऊपर उठ रहा था। अरे बिल्कुल उठेगा, ये मान लो शिप है, ये लहरें उठ रही हैं, ठीक है, तो ये लहरें जब उठेंगी मान लो यहाँ पर फोर्स पड़ेगा लहर का, तो ये शिप को भी ऊंचा उठा देगा ना। बिल्कुल वही यहाँ पर बताना चाहते हैं कि एज द शिप रोज टू द टॉप ऑफ ईच वेव वी कुड सी एंडलेस इनॉर्मस सीज रोलिंग टुवर्ड्स अस। कह रहे हैं जब जब हमारा शिप वेव के साथ ऊंचा उठ रहा था तो वी कुड सी एंडलेस इनॉर्मल सीज, और कह रहे हैं जब जब ऊपर उठ रहे थे, भाई देखो जब आप नीचे रहेंगे तो आपकी सामने की विजिबिलिटी थोड़ी लो रहेगी, कम दूरी तक देख पाएंगे, लेकिन जब आप ऊंचाई पर पहुंच जाएंगे तो बहुत ज्यादा दूर तक देख पाएंगे। इतना क्लियर है आपको? बिल्कुल वही। तो कह रहे हैं कि जब जब हमारी शिप ऊपर उठ रही थी तो विजिबिलिटी ज्यादा हो जाएगी, तो क्या देख रहे थे सामने एंडलेस इनॉर्मस सीज। कह रहे हैं ये देख रहे थे कि पूरा का पूरा समुद्र जो है वो एंडलेस दिखाई दे रहा था, मतलब चारों तरफ देख सिर्फ पानी पानी दिख रहा था, ऐसा लग रहा था कि समुद्र का अंत ही नहीं है। तो ये जो एंडलेस सी था ना रोलिंग टुवर्ड्स अस, रोलिंग का मतलब ऐसे लुढ़कते हुए आगे बढ़ना, और जाहिर सी बात है सामने भी तो लहर ऊंची उठेगी ना, तो ये लहर है, ये लहर है, ये लहर है, ये लहर है, क्या लगेगा कि ये लहरें ऊंची उड़ते उड़ते हमारी तरफ आ रही हैं टुवर्ड्स अस। वही ये बताना चाहते हैं कि जैसे जैसे हर वेव के साथ शिप जो है ऊंचा उठ रहा था, ठीक है ना, ऊपर उठ रहा था, तो हमें सामने क्या दिखाई दे रहा था कि बहुत बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची लहरें जो है वो लुढ़कते लुढ़कते कहाँ आ रही हैं हमारी तरफ आ रही हैं। आपने अगर पोएटिक डिवाइस पढ़ा होगा तो एंडलेस सी का मतलब ऐसा सी जिसका अंत ही ना हो, लेकिन क्या ये पॉसिबल है क्या कि ऐसा भी सी हो जिसका अंत ना हो? बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, हर सी का एक अंत होगा। लेकिन यहाँ पर बोल रहा है एंडलेस, तो ये कौन सी पोएटिक डिवाइस यूज की गई है, कौन सी लिटरेरी डिवाइस यूज की गई है? यहाँ पर हाइपरबोले, अतिशयोक्ति, अर्थात कोई चीज को आवश्यकता से बहुत ज्यादा बता देना, जितनी हो उससे बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा देना। तो वही बहुत बढ़ा चढ़ा करके बता रहे हैं कि जैसे जैसे हम ऊपर उठ रहे थे ना लहर के साथ, सामने क्या दिखाई दे रहा था, बहुत बड़ा समुद्र है, एंडलेस सी जो है, और वो हमारी तरफ बढ़ रहा है, और हमारी तरफ बढ़ने के किस चीज को बता रहे हैं, लहरों को, वो लहरें हमारी तरफ आ रही है, ऐसा इनको महसूस हो रहा था। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है एंड द स्क्रीमिंग ऑफ द विंड, स्क्रीमिंग का मतलब होता है यहाँ पर, स्क्रीम का मतलब होता है चिल्लाना, तो स्क्रीमिंग ऑफ द विंड, क्या विंड चिल्लाएगा क्या? नहीं, विंड चिल्लाएगा नहीं, लेकिन जब हवा तेज बहती है तो आपके कानों के पास होकर गुजरती है, तो उस हवा की तेज आवाज आपके कानों में जाती है कि नहीं जाती है? बिल्कुल उसी को बोल रहा है। कह रहे हैं कि एंड द स्क्रीमिंग ऑफ द विंड, कह रहे हैं कि हवा की जो आवाज थी, एंड स्प्रे, स्प्रे मतलब वो जो बौछार होता है ना, लहरें ऊंची उड़ेंगी तो बौछार होगा ना उस समुद्र में, उसी को स्प्रे कह रहा है। तो कह रहे हैं कि जो स्क्रीमिंग थी विंड की, मतलब हवा की जो आवाज थी और जो बौछार की आवाज थी, वॉज पेनफुल टू द ईयर्स। कह रहा वो जब कानों में पड़ रही थी ना हवा की आवाज और बौछार की आवाज, तो बड़ा तकलीफ हो रहा था, मतलब काफी तेज रहेगी ना वो, भाई बहुत तेज हवाएं चल रही तो कितना तेज आवाज आएगा कानों के पास, और बौछार की आवाज कितनी तेज आएंगे, आप इमेजिन करो ना, मूवीज में आप देखते हो, ठीक है, कई बार आपने नोटिस किया होगा इन चीजों को। वही कह रहे कि बड़ा तकलीफ दे रहा था, मतलब बहुत तेज तेज आवाज आ रही थी, मतलब मौसम कितना खराब था इससे अंदाजा लगाया जा सकता है। अब क्या होता है, टू स्लो द बोट डाउन, मैंने बताया था ना कि जब ऐसी सिचुएशन होगी तो आप बोट को तेज स्पीड में नहीं लेके जा पाएंगे, आपको स्पीड को स्लो रखना पड़ेगा। तो वही कह रहा है कि टू स्लो द बोट डाउन, बोट के स्पीड को स्लो करने के लिए, कम करने के लिए, वी ड्रॉप द स्टॉर्म जिप, क्या किया इन्होंने, स्टॉर्म जिप को खोल दिया, ड्रॉप, ओपन कर देना। मैंने अभी बताया था कि स्टॉर्म जिप क्या होता है, बोट की स्पीड को रेगुलेट करता है। भाई होता क्या है, जब स्टॉर्म जिप आप खोल देंगे तो हवा का प्रेशर जब आएगा
तो उस प्रेशर को कंट्रोल करता है। तो जब प्रेशर आएगा तो वो प्रेशर से बोट की स्पीड कम होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल होगी। उसी को कहते हैं स्टॉर्म जिप। तो वही कह रहा है कि टू स्लो द बोट डाउन, बोट को स्लो करने के लिए इन्होंने क्या किया भाई, स्टॉर्म जिप को ओपन कर लिया एंड लैस्ड अ हैवी मूरिंग रोप इन अ लूप अक्रॉस द स्टर्न। लैस का मतलब होता है बांध देना। और उसके बाद इन्होंने क्या किया, पहले तो स्टॉर्म जिप को खोल दिया कि भाई स्टॉर्म जिप की वजह से स्पीड कंट्रोल हो, स्पीड कम हो बोट की। और क्या किया, लैस्ड अ हैवी मूरिंग रोप। रोप का मतलब होता है रस्सी, हैवी का मतलब भारी भरकम, मूरिंग का मतलब वो मुड़ी उड़ी रस्सी होती है ना, मोटी, काफी मजबूत रस्सी जिसे कह सकते हो। और इन्होंने क्या किया, एक बहुत भारी भरकम सा मजबूत रस्सी लिया और उसे बांध दिया अक्रॉस द स्टर्न। ठीक है, स्टर्न का मतलब होता है बैक पार्ट। आप अभी देख लीजिए, देखिए शिप की जो टर्मिनोलॉजी में वर्ड्स यूज होते हैं वो आप समझते रहिए एक एक करके। अभी मस्ट क्या होता है मैंने आपको बताया था, वो लंबा सा खंबा जो बोट के बीच होता है। मेन सेल क्या होता है अभी मैंने बताया, उस खंबे के ऊपर जो कपड़ा बंधा जाता है। स्टॉर्म जिप क्या होता है, एक छोटा कपड़ा होता है जो स्पीड को रेगुलेट करता है। और एक दूसरा टर्म आ गया क्या, स्टर्न, STERN। तो स्टर्न क्या होता है, बैक पार्ट ऑफ द शिप। शिप का जो पिछला हिस्सा होता है उसे क्या कहते हैं, स्टर्न कहते हैं। तो इन्होंने क्या किया, एक हैवी मूरिंग रोप लिया और उसे स्टर्न से बांध दिया। भाई बांध देंगे ना, ताकि वो लहरें ऊंची उठ रही हैं तो एक खतरा मंडरा रहा है ना, शिप कहीं पलट न जाए, कोई दिक्कत ना आ जाए। तो एक रस्सी वस्सी बांध दी कि रस्सी के सहारे हम भाई बचे रहे। और बोट को भी हो सकता है बैलेंस वैलेंस बनाने के लिए कि बोट का भी एक बैलेंस बना रहे, वो भी एक दूसरे साइड में झुक न जाए, और झुकेगा तो पलट जाएगा, कैप्साइज हो जाएगा। तो ये सब के लिए उन्होंने क्या किया, पहले तो स्टॉर्म जिप को नीचे गिरा दिया, खोल दिया स्पीड को स्लो करने के लिए, और एक मोटी सी रस्सी बांध दी स्टर्न से लेकर के पिछले हिस्से में। चलिए आगे देखते हैं। देन वी डबल लैस्ड एवरीथिंग। और उसके बाद जितनी भी चीजें थी बोट में डबल लैस कर दिया, मतलब दो दो बार बांध दिया। अरे मजबूती चाहिए ना, अभी बोट तेज लहरें तो इधर उधर उधर इधर हो रही होंगी, लड़खड़ा रही होंगी बोट, ठीक है, हिल डुल रही होगी ज्यादा। तो जो पार्ट्स हैं बोट के और भी चीजें हैं उसका सुरक्षित रहना जरूरी है ना, तो सारी चीजों को डबल लैस कर दिया, दो दो बार बांध दिया। वेंट थ्रू अवर लाइफ राफ्ट ड्रिल। लाइफ राफ्ट ड्रिल का मतलब होता है लाइफ सेविंग टेक्नोलॉजी। ठीक है, जीवन बचाने के लिए आप जो भी काम आप करते हैं उसे कहते हैं लाइफ राफ्ट ड्रिल। तो भाई यहाँ पर भी जान का खतरा महसूस हो रहा था। ठीक है, ऊंची लहरें इतनी ज्यादा थी और हवाएं इतनी तेज थी कि कुछ भी कभी भी हो सकता था, और नरेटर को इसका एहसास हो चुका था। तो वही कह रहा है कि हम अपनी लाइफ राफ्ट ड्रिल की तरफ, मतलब जान बचाने के लिए जो कुछ भी किया जा सकता है, अगर खतरा सामने आया, बोट उठ पलटने की कंडीशन आई, तो अपने आप को तैयार रखना पड़ेगा। तो लाइफ राफ्ट ड्रिल के लिए इन्होंने क्या किया, अटैच्ड लाइफ लाइन्स। इन्होंने सबसे पहले लाइफ लाइन अटैच कर लिए। लाइफ लाइन क्या होता है, लाइफ लाइन होता है स्मॉल बोट। स्मॉल बोट तो बड़ी बड़ी जो क्रूज होती हैं, बड़ी बड़ी जो शिप होती हैं, उसमें छोटे छोटे बोट रखे जाते हैं, ताकि अगर शिप की डूबने की कंडीशन आ जाए तो छोटे छोटे बोट्स के थ्रू इंसानों को बचाया जा सके। आपने टाइटैनिक देखा होगा, ठीक है ना, आपको याद है जब टाइटैनिक डूबने की बारी आई थी तो छोटे छोटे बोट्स में भर के इंसानों को बाहर निकाला गया था, आपको बिल्कुल याद होगा। और बहुत लोगों की जानें बचाई गई थी, लगभग 1 से 1,500 लोगों की जानें बचाई गई थी उस मतलब उस किसकी वजह से, लाइफ लाइन्स की वजह से। अब देखिएगा टाइटैनिक, आपको क्लियर हो जाएगा कि ये लाइफ लाइन क्या होती है, छोटी बोट, ठीक है ना। तो वही करा कि इन्होंने अपनी लाइफ लाइन भी अटैच कर लिया, का मतलब खतरे के लिए बिल्कुल तैयार है। डॉन्ड एज स्किल्स। डॉन्ड का मतलब होता है वियर, डॉन्ड का मतलब होता है वियर। और ऑल स्किन एक प्रकार का क्लॉथिंग होता है, एक प्रकार का ऐसा कपड़ा होता है जो आपको भीगने से बचाता है, ठीक है ना। ऑल स्किन का मतलब उसके सरफेस पे कुछ ऑयल जैसा एलिमेंट होता है जो पानी, और ऑयल जैसे क्या होता है, पानी को रिफ्लेक्ट कर देता है ना, तो इसीलिए उसका यूज किया जाता है। वो पानी को ऑब्जर्व नहीं करता है, पानी में आप उसे डूबेंगे नहीं। तो वही कह रहा है कि इन्होंने क्या किया, सारी चीजों को दो बार बांध दिया, अपनी लाइफ राफ्ट ड्रिल मतलब के लिए तैयार है, मतलब अपने जीवन बचाने के लिए जो भी कदम है उठाए, लाइफ लाइन अटैच किए, ऑयल स्किन पहन लिए, लाइफ जैकेट पहन। लाइफ जैकेट भी वही आपने देखा होगा, एक पफी सा एक जैकेट होता है, ठीक है, जो आप पहन लेते हो तो आप डूबोगे नहीं, ठीक है ना। आप जब बोटिंग करने जाते हो, आप जब राफ्टिंग करने जाओगे, ठीक है ना, आप जब स्कूबा डाइविंग वगैरह करने जाओगे तो यही लाइफ जैकेट आपको पहनाया जाता है। आप लोगों ने पहना है नहीं पहना, आई डोंट नो, लेकिन मैंने जरूर पहना हुआ है। ठीक है, जब मैं एक बार रिवर राफ्टिंग करने गया था तो मुझे भी ऐसा ही एक क्या दिया गया था, लाइफ जैकेट दिया गया था। और यू विल बी अमेज्ड टू नो उस लाइफ जैकेट को पहन करके हम लोग पानी में उतरे भी थे अच्छे खासे, ठीक है, बहुत गहरे पानी में।
उतरे थे हम, अलकनंदा नदी में हम उतरे थे, जो भारत की सबसे गहरी नदी मानी जाती है। और बिल्कुल मुझे आप अच्छी तरह याद है कि मैं डूबा नहीं था उस समय, ठीक है, मैं ऊपर ऊपर सरफेस पे ही था उस लाइफ जैकेट की वजह से। तो वो जान बचाती है आपकी पानी में। तो उन्होंने क्या किया, लाइफ जैकेट भी पहन लिए, ऑलिस्किस भी पहने और लाइफ जैकेट भी पहन लिया एंड वेटेड। और ये क्या करने लगे, वेट करने लगे किस चीज का, कोई खतरा आता है तो भाई ठीक है, अब वेट ही कर सकते हैं, इनके तो कंट्रोल में है नहीं कि हवा तेज चल रहा है और समुद्र की लहरें ऊंची उठ रही हैं, जो चलो उसको बंद कर देते हैं, लहरों को शांत कर देते हैं, हवा को रोक देते हैं। भगवान थोड़े रजनीकांत थोड़े हैं भाई ये कि ऐसा कुछ कर लेंगे, इनके पास की तो बात है नहीं। तो बस वेट कर रहा है कि देखिए आगे क्या होता है, तैयारी अपनी पूरी कर ली है, अब वेट करने लगे कि चलिए लेट्स सी क्या होता है आगे। आगे बात करते हैं। अब कह रहा है द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ इंपेंडिंग डिजास्टर केम एट अबाउट 6 PM। इंडिकेशन का मतलब होता है इशारा। क्या होता है बेटा, इशारा। इंपेंडिंग का मतलब जो आने वाला हो, ठीक है ना, जो होने वाला हो उसे कहते हैं इंपेंडिंग। डिजास्टर का मतलब तबाही। तो कह रहा है द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ इंपेंडिंग डिजास्टर। अब कह रहा है जो आने वाली तबाही थी ना, उसका पहला इशारा कब मिला, अबाउट 6 PM। और ये डे कौन सा याद है ना आपको, किस दिन की बात हो रही है, 2 जनवरी की बात हो रही है। 2 जनवरी को शाम के 6 बजे कुछ ऐसा हुआ जिससे इनको समझ में आ गया कि आने वाली है क्या, तबाही आने वाली है, डिजास्टर आने वाला है। अभी तबाही आई नहीं थी, शाम के 6 बजे ऐसा कुछ हुआ नहीं था, लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि क्लियर हो गया कि बस अब कुछ बहुत बुरा होने वाला है आगे चल करके। क्या हुआ शाम को 6 बजे भाई 2 जनवरी को, कह रहा है और कैसे पता चला, विथ एन ऑमिनस साइलेंस। ऑमिनस साइलेंस का मतलब होता है कंप्लीट साइलेंस, ऑमिनस का मतलब होता है कंप्लीट। और कह रहा है कि कैसे पता चला कि एक तबाही आने वाली है, क्योंकि एकदम सब कुछ कितना क्या हो गया, शांत हो गया, एकदम सन्नाटा पसर गया वहां पर। भाई एक कहते हैं ना तूफान के पहले की शांति, ठीक है, ऐसा ही होता है। तो वहां पर भी एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला था, एक बहुत बड़ा तबाही आने वाला था, और इसीलिए सारी चीजें शांत हो गई और नरेटर को समझ आ गया कि ये अब कुछ बहुत बुरा होने वाला आगे, ठीक है। अब क्या होता है, द विंड ड्रॉप्ड। हवा उस समय शाम के 6 बजे हवा थोड़ी चलनी बंद हो गई थी, बोल रहा है ना कि शांति छा गया, तो क्या हुआ था, हवा चलनी बंद हो गई थी। एंड द स्काई इमीडिएटली ग्रू डार्क। और आसमान अचानक से पूरा काला हो गया, ग्रू डार्क। आसमान में ऐसा लगा कि आसमान में कुछ आ गया, काला 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 हो गया आसमान, ठीक है। क्या होता है आगे देखते हैं। अब कह रहा है देन केम अ ग्रोइंग रोर। और तभी जब ये सब हुआ, अचानक से हवा शांत हो गई, अचानक से आसमान में काला कुछ नजर आया उनको, और तभी क्या होता है, कह रहा है कि देन केम अ ग्रोइंग रोर। रोर मतलब दहाड़ते हुए, और कह रहा है तभी बिल्कुल दहाड़ते हुए, एंड एन इनॉर्मस क्लाउड। कह रहे हैं कि तभी बिल्कुल दहाड़ते हुए एक इनॉर्मस, इनॉर्मस का मतलब अगेन क्या हो जाएगा, वेरी बिग, बहुत बड़ा, दैट इज कॉल्ड इनॉर्मस, ह्यूज कह सकते हो। कह रहे हैं कि एक दहाड़ता हुआ एक बहुत बड़ा सा बादल, टावर। टावर का मतलब आकर के बिल्कुल खड़े हो जाना। अरे टावर जो होता है, मोबाइल टावर आपने देखा क्या होता है, खड़ी होती है ना बिल्कुल ऐसे एकदम स्टैंड स्टॉल। तो उसी चीज, कोई खड़ी चीज को वर्टिकली कोई चीज अगर स्टैंड हो तो उसे हम क्या कहते हैं, टावर हो जाना, खड़ी हो जाना। तो क्या होता है, एक बहुत बड़ा सा क्लाउड आके खड़ा हो गया बिल्कुल, कहां पर, एफ्ट ऑफ द शिप। एफ्ट का मतलब होता है शिप का जो मिडिल पार्ट होता है ना, तो उसे कहते हैं एफ्ट कहते हैं, ठीक है। स्टर्न क्या होता है था मैंने, बैक पार्ट, और एफ्ट का मतलब मिडिल पार्ट। तभी क्या हुआ, एक बहुत बड़ा सा क्लाउड आकर के शिप के बीचों बीच एकदम खड़ा हो गया, एक बड़ा सा बादल काले रंग का खड़ा हो गया भाई। कह रहा है विथ हॉरर, और कह रहा है कि हॉरर मतलब डर लगना, बहुत ज्यादा फियर महसूस होना। कह रहे हैं बहुत डर लगा मुझे, कब, व्हेन आई रियलाइज्ड, मुझे जब रियलाइज का मतलब पता चलना या भाई महसूस होना। कह रहे हैं मेरा डर और ज्यादा बढ़ गया, मेरी हॉरर और ज्यादा बढ़ गई जब मुझे ये समझ में आया दैट इट वाज नॉट अ क्लाउड। जब इनको ये समझ में आया कि अरे जिस चीज को अभी ये क्लाउड समझ रहा है, जो अभी आकर के एफ्ट ऑफ द शिप खड़ी हो गई ना सामने, तो इनको लगा कि एक बहुत बड़ा काला बादल आ गया, लेकिन इनको समझ में आया कि अरे भाई ये क्लाउड तो है ही नहीं, बट अ वेव, एक लहर थी भाई वो। सोचिए आप, दिमाग लगाइए,
अचानक से काला हो गया ना, हवा रुक गई, तो एक्चुअली एक लहर थी। अब लहर अचानक सामने आ जाएगा तो जो उधर से हवा आ रही है उसे रोक देगा वो, और बिल्कुल सामने आ जाएगा तो एकदम काला 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 सामने दिखाई देगा। तो इनको अचानक लगा कि एक काला बादल आ गया है, लेकिन एक्चुअली वो काला बादल नहीं था, वो समुद्र की लहर आ गई थी बोट के बिल्कुल ऊपर, टावर खड़ी हो गई थी, एक बड़ी सी लहर खड़ी हो गई थी, ठीक है ना। और कह रहा है कि एक ऐसी वेव थी, एक ऐसी लहर थी, लाइक नो अदर आई हैड एवर सीन। कह रहा ऐसी लहर, इतनी बड़ी लहर आज तक मैंने कभी अपनी लाइफ में देखी नहीं थी। मतलब बहुत बड़ी सी लहर एक आप सिप के सामने एकदम आ गई है। और देखिए आगे क्या होगा, वो लहर है पानी की भाई, वो ऊपर गया है तो नीचे भी तो आएगा ना, अभी ऊपर उठी है तो नीचे भी तो जाएगी, गिरेगी भी तो लहर, और सिप के बीचों बीच है तो कहाँ गिरने वाली है, वो सिप में ही गिरने वाली है, और सब अभी तहस नहस होने वाला, जस्ट होने वाला भी देखिए आप। तो यही कहते हैं कि मेरी हालत खराब हो गई जब मुझे ये समझ में आया कि ये तो लहर है भाई, वो बादल नहीं है। और कह रहे हैं कि इट अपियर्ड परफेक्टली वर्टिकल, और वो लहर कहां पर थी, परफेक्टली वर्टिकल। ये आपका मान लीजिए समुद्र है, अरे सॉरी बोट है, ये पानी है, और ये लहर ऊंची उठ करके कहां गई थी, एकदम वर्टिकल, एकदम ऐसे खड़ी थी, एकदम सामने थी, एकदम शिप के एकदम बीच में एकदम खड़ी थी। और कह रहे हैं एंड ऑलमोस्ट ट्वाइस द हाइट ऑफ द अदर वेव्स, और कह रहे हैं जो दूसरी वेव्स अभी तक ऊंची उठ रही थी, जो दूसरी लहरें उठ रही थी ना समुद्र में, उन वेव्स की ट्वाइस हाइट की थी। ट्वाइस का मतलब होता है दो गुना। तो अभी तक उन्होंने बताया था ना कि 15 मीटर्स की हाइट तक की वेव्स अभी तक उठ रही थी, ये लगभग इस वेव की साइज ट्वाइस से दो गुना, मतलब ये किसका कितना साइज रहा होगा, अप्रोक्सीमेटली 30 मीटर्स। तो लगभग 30 मीटर्स के साइज का वो वेव था, विद अ फ्राइटफुल ब्रेकिंग क्रेस्ट। क्रेस्ट का मतलब होता है एकदम आखिरी सिरा, ठीक है, आखिरी सिरा, अर्थात उसको एकदम पीक भी बोल सकते हो, चोटी एकदम, ठीक है। तो अगर मान लीजिए ये लहर है तो इसकी चोटी कहां होगी, ये। और ब्रेकिंग क्रेस्ट बता रहे हैं का मतलब, ये ब्रेकिंग का मतलब नीचे गिरना। तो लहर उठ करके शिप के बीचों बीच आ तो गई थी, लेकिन अब ये क्या, ब्रेकिंग क्रेस्ट, अर्थात ये जो चोटी है इसकी अब ये ब्रेकिंग अर्थात नीचे की तरफ गिरनी शुरू हो गई थी, आने वाली है, बोट में ही गिरने वाली है एकदम। इनको समझ में आ गया अब तक। अब देखिए क्या होता है, द रोर इंक्रीज्ड टू अ थंडर। अब ये जो रोर था, अब ये जो अब तक बता रहे ना कि दहाड़ते हुए आया था, लेकिन अब क्या, अब वो बादल गरजते हुए आया है भाई। बादल नहीं नहीं सॉरी, बादल तो था ही नहीं ना, वो वेव। अब तक वो दहाड़ते हुए सामने आया था, अब गरजने वाला है, थंडरिंग होने वाली है। एज द स्टोन मूव्ड अप द फेस ऑफ द वेव। और क्या हुआ, वो लहर एकदम सामने थी, ये रहा आपका बोट, ये मान लीजिए पानी की लहर आ गई है बिल्कुल ऐसे सामने, गिर रही है, ऐसे गिरने वाली है। और ये जो स्टर्न वाला पार्ट है, ये फेस ऑफ द वेव बोल रहा है ना, स्टर्न मूव्ड अप द फेस ऑफ द वेव। अब स्टर्न भी लहर की वजह से, यहाँ पर भी कोई दूसरी लहर है, इसने स्टर्न को ऊपर कर दिया है, तो लगभग लगभग स्टर्न भी अब ऐसे क्या हो गया, अब बोट कैसे हो गया है, ये मान लीजिए लहर है और बोट अब ऐसे हो गया है भाई, बोट अब ऐसे हो गया स्टर्न, ठीक है ना। और क्या होने वाला है, कह रहा है कि moved up the face of the wave and for a moment I thought we might ride over it। और कह रहे हैं कुछ देर के लिए मुझे लगा ना कि we might ride over it, इनको लगा कि ठीक है, हो सकता है कि ये लहर के ऊपर से हम निकल जाएं, लहर को चीरते हुए हम आगे बढ़ जाएं, लहर को हम मतलब हमारे बोट पे नहीं गिरेगा, हमारी जैसे बोट तो चल ही रही है और लहर ऊपर आगे गिरने वाली, तो ऐसा लगा इनको कि आराम से लहर को पार कर जाएंगे हम। इनको ऐसा लगा कुछ पल के लिए कि हो सकता है कि जो वेव है वो बोट के अंदर ना गिरे, हम राइड ओवर कर जाए, मतलब आगे निकल जाए, हम बच जाऊं उस वेव से, ऐसा इनको महसूस हुआ कुछ देर के लिए, ठीक है ना। लेकिन तभी अ ट्रिमेंडस एक्सप्लोजन, एक्सप्लोजन का मतलब क्या होता है, धमाका। इनको लगा कि हम बच जाएंगे, राइड ओवर कर जाएंगे, बच निकलेंगे वेव से, लेकिन ना 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 ना, बिल्कुल ऐसा नहीं था। उस वेव के, द वेव हैड सम अदर प्लान्स, वेव के कुछ और ही प्लान्स थे, कुछ होने वाला था। तभी एक धमाका हुआ, ट्रिमेंडस एक्सप्लोजन का मतलब खूब जोर से धमाका हुआ, शुक द डेक, शुक का मतलब पूरा झकझोर देना, ठीक है। वो पूरा जो डेक था अर्थात जो पूरा बोट का इंटरनल पार्ट था, पूरा उस वेव ने झकझोर कर रख दिया, अर्थात वो वेव जो थी अब यहां से जो आई थी, अब फाइनली गिरते गिरते कहां गिर चुकी है, हिट कर चुकी है बोट को, आके गिर गई है बोट में, झकझोर दिया धमाके के साथ उसने बोट को, ठीक है। अ टॉरेंट ऑफ ग्रीन एंड व्हाइट वाटर, तो कह रहा है कि एक ग्रीन एंड व्हाइट वाटर का एक टॉरेंट, ग्रीन एंड व्हाइट वाटर की एक लहर जो थी ना, ब्रोक ओवर द शिप,
वो आकर के सीधे शिप में गिर गई, हिट कर दिया है वेव ने। जो डर था वो डर हो गया भाई, जो जिस चीज का डर था वो फाइनली उसका ऑकरेंस हो गया है। और ये कह रहा है कि उस लहर ने हिट कर दिया है शिप को। माई हेड स्मैश्ड इनटू द व्हील, कह रहा है कि मेरा जो सर था ना, स्मैश का मतलब टकरा जाना कह सकते हो यहाँ पर, तो मेरा सर टकरा है किस चीज से, व्हील से। व्हील का मतलब, अरे बोट के अंदर कई सारे व्हील्स होते हैं ना, कोर्स ऑफ डायरेक्शन को चेंज करने के लिए, इधर का उधर भाई, स्टेयरिंग को चेंज करने के लिए होते हैं। तो जब भाई वेव हिट करेगी, सब झकझोर के रख देगी, तो ये भी तो लड़खड़ा जाएगा, इंसान भी तो उधर उधर हिल जाएगा ना। तो ये जैसे हिले डुले, इनका सर टकराया एक व्हील से। एंड आई वॉज अवेयर ऑफ फ्लाइंग ओवरबोर्ड, और कह रहे हैं कि मुझे अब ध्यान है अभी भी कि मैं उड़ गया, मतलब वेव का फोर्स इतना तगड़ा था कि मैं हवा में उछल गया। ओवरबोर्ड, ठीक है, मैं ओवरबोर्ड का मतलब होता है शिप के बाहर, ये उछल करके उड़ करके शिप के बाहर चले गए। अब इमेजिन कर सकते हैं, नॉर्मली ऐसा हो सकता है कि कोई बोट आके गिरेगी, फोर्स की वजह से इंसान उछल करके बाहर चला जाएगा। तो ये बाहर चले गए एंड सिंकिंग बिलो द वेव्स, और ये समुद्र में चले गए उड़ करके। सिंकिंग बिलो द वेव्स, ऐसा लग रहा है कि समुद्र में जो लहरें हैं, लहरों में ये सिंक का मतलब होता है डूब जाना। ऐसा लग रहा है कि ये डूब जाएंगे उस लहर में। सोचिए कितनी खतरनाक स्थिति, ठीक है। just think about the situation over there, just think about the environment over there, ठीक है। just think about the panic over there, कि भाई कितनी घबराहट हो गई होगी, कितना डेंजरस सिचुएशन रहा होगा, ठीक है। अब ये चले गए, सोचो शिप के बाहर निकल गए, समुद्र में जाके गिर गए, और ऐसा लगा कि सिंकिंग बिलो द वेव्स का मतलब अब लहर इनको अपने अंदर समा लेगी, ये डूब जाएंगे उसी लहर में। आई एक्सेप्टेड माई अप्रोचिंग डेथ, और कह रहा नरेटर कि मेरा जो डेथ था ना, अप्रोचिंग मतलब धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ रहा था, मेरी मृत्यु मेरी तरफ बढ़ रही थी, और उसको मैंने एक्सेप्ट कर लिया था। अर्थात इन्होंने हिम्मत छोड़ दी थी, ये सोच लिए थे कि अब तो मैं मरने वाला हूं, अब कोई चीज मुझे बचा नहीं सकती है। एंड एज आई वॉज लूजिंग कॉन्सियसनेस, कॉन्सियसनेस का मतलब होता है होश में होना, सचेत होना, लेकिन अब लूजिंग कॉन्शियसनेस बता रहे कि अब मेरा होश अब धीरे धीरे खो रहा था, अर्थात अब मौत के बिल्कुल करीब है। मौत के इंसान जैसे जैसे करीब आ जाता है तो आंखें आंखें बंद होने लगती है ना, अनकॉन्शियस होने लगता है इंसान ना। तो ये कह रहा है कि जब मैं अपना अनकॉन्शियसनेस खो रहा था, जब मैं अनकॉन्शियस हो रहा था, आई फील्ड क्वाइट पीसफुल, तो कह रहा है कि मुझे बहुत शांति महसूस हो रही थी। और बिल्कुल ऐसा ही होगा भाई, जब आप अनकॉन्शियस होने लग जाओगे तो ऐसा होगा ना कि आप नींद में चलने जाने लगोगे तो शांति महसूस होगी ना, मौत के करीब आप चले जाओगे। तो वही बता रहे हैं कि मुझे बहुत पीस महसूस होने लगा था, कोई स्ट्रगल करने का मन नहीं कर रहा था, हाथ पांव मारने का मन नहीं कर रहा था, चिल्लाने का मन नहीं कर रहा था, क्योंकि अब मौत बिल्कुल करीब थी और मैंने सोच लिया था कि मरना ही है तो क्यों चिल्लाना, आराम से मौत को गले लगाते हैं। तो कह रहे कि मुझे बहुत सुकून महसूस हो रहा था। आगे क्या होता, अनएक्सपेक्टेडली, तभी क्या हुआ भाई, कुछ ऐसा हुआ जिसकी, देखिए एक्सपेक्टेडली का मतलब जिसकी आपने उम्मीद की हो। एक्सपेक्टेड चीज किसे कहते हैं, जो चीज आपको लगी कि होने वाली है वो एक्सपेक्टेड है, और जो न होने वाली वो अनएक्सपेक्टेड है। तो कुछ ऐसा हुआ जिसकी उम्मीद नहीं थी, अनएक्सपेक्टेडली माई हेड पॉप्ड आउट ऑफ द वाटर। अब कैसे भी करके इनका जो सर है, पॉप्ड आउट का मतलब बाहर निकल जाना, इनका सर पानी से बाहर निकल गया। बिलो द वेव सब लहर के नीचे दब गए थे, लेकिन एक लहर दूसरी आई होगी जिसने इनको थोड़ा सा ऊपर उठा दिया, तो इनका सर पानी के बाहर आया अ फ्यू मीटर्स अवे। और जैसे सर पानी के बाहर आया तो इन्होंने देखा कुछ, ठीक है ना, क्या देखा इन्होंने, ओके गाइस। तो फर्स्ट पार्ट को हम यहीं पर रहने देते हैं, एक्चुअली वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, एंड दैट इज वाई मैंने डिसाइड किया कि इस वीडियो को मैं 2 डिफरेंट पार्ट्स में रखूंगा, ताकि आप इजिली भाई अप्रोच कर पाए अपनी वीडियोस की तरफ, इजिली उसे कहीं भाई आप डील कर पाए। तो ठीक है, पहले पार्ट पे इतना ही रखते हैं, सेकेंड पार्ट जस्ट आफ्टर दिस वीडियो मैं लेकर के आऊंगा आपके लिए। तब तक के लिए स्टे ट्यून, एंड प्लीज आपसे एक रिक्वेस्ट है मेरी, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज सपोर्ट मी विथ योर सब्सक्राइब, ठीक है। तो आप प्लीज वो सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उसे आप प्रेस कर दीजिए, ठीक है, उसे आप टैप कर दीजिए, ताकि एक सब्सक्रिप्शन मुझे मिल पाए, एंड सब्सक्रिप्शन मींस मोटिवेशन। और साथ ही साथ आप वीडियोस को मेरे वॉच कीजिए, मेरे रील्स भी बहुत सारे पड़े हुए हैं भाई, ग्रामर पर, वोकैबुलरी पर, ठीक है, एंड आप उसको भी लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। आप इन वीडियोस को मेरे शेयर करने की कोशिश कीजिए आपके फ्रेंड्स, आपके रिलेटिव्स के लिए, ताकि उनको भी मेरे इन वीडियोस के थ्रू हेल्प मिल पाए। एंड साथ साथ सिर्फ उन्हें क्यों भाई, मैं इजिली एक्सेप्ट करता हूँ कि भाई मुझे भी उससे हेल्प मिलेगा, ठीक है। और आपका कहीं ना कहीं सपोर्ट ही मेरे लिए क्या है, बहुत बड़ी बात है, मेरे लिए बहुत बड़ी वैल्यू है। तो प्लीज डू इट गाइस, ठीक है। दैट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच, लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स अ लॉट गाइस।